हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन, वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है, आज का क्वेश्चन जो है वो देखिए 20 फरवरी 2024 को, जो कि फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है, वही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए वीडियो में जो मतलब आज के शिफ्ट का यानी कि 20 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ a class of 22 student is 42 kg. If two new students of weight 33 kg and 39 kg are added to the class, then what will be the new weight of 24 students? ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि जो एवरेज वेट है किसी क्लास में, एवरेज वेट है 22 स्टूडेंट का, कितना 42 केजी। यानी कि 22 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है 42 केजी। ठीक है, तो ये जो 22 स्टूडेंट को टोटल अगर हम पूछा जाए कि टोटल मिला के कितना वेट हो जाएगा, वो क्या करेंगे हम 42 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 924। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि टू न्यू स्टूडेंट्स of weight 33 and 39 kg are added to the class। यानी कि अब इसमें क्या बोला है कि दो स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि इतना तो भी टोटल है। अब क्या किया गया है कि यानी कि 39 और 33 केजी के दो स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया। यानी कि कितने, मतलब अब कितना वेट ऐड हो गया है, ये हो जाएगा 72 केजी। ठीक है, पहले कितना था 924 केजी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये जो टोटल यानी कि ये 22 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये 22 और ये 2 यानी कि ये 22 और 2 24 मिला के 2400 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट होना चाहिए यहाँ पे, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, न्यू एवरेज वेट। ठीक है, न्यू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए पहले था 924, अब हो गया 72, यानी कि ऐड हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 और यहाँ 9। ठीक है, अब ये इतना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 24, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 42 × 94, सॉरी 42 × 22, क्योंकि जो कि 924 है, उसी में हम लोग क्या करेंगे 72 केजी को ऐड कर देंगे। अब देखिए इस टोटल को हम लोग क्या करते हैं 24 से डिवाइड करेंगे, यही काम है। ठीक है, देखिए ये जो इसका न्यूमरेटर है इसी को ऐड करके हमारा ये आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर इस तरह से हम कैलकुलेशन करें तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। एक मिनट रुकिए जरा सा, क्या करेंगे दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि 42 × 22 / 24 प्लस 72/24। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। इसको यहाँ पे कटा दिए, फिर यहाँ पे 6 से कटेगा 7 बार में, और यहाँ पे 6 कटेगा 4 बार में, यहाँ पे 2 बार में, और यहाँ पे 11 में, यानी कि ये 77/2 + 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 38.5
और +3 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 41.5। ठीक है, 41.5 kg ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे कि 924 + 72 जो हमारा कितना आ रहा था 996, इसको हम डायरेक्ट 24 से भी डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, और इसको कटा सकते थे। ठीक है, और कटाने के बाद हमारा आंसर क्या आता 83/2। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीका है आपके पास, जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और भी तरीका अगर आप लोगों के पास है तो उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो में आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का और भी वीडियो आगे आपके लिए आते रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द एवरेज मार्क ऑफ ए स्टूडेंट वाज 130, यानी कि 13 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स था वो कितना था 130, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 130 इंटू 13, यानी कि 1690, यानी कि 1969, सॉरी 1690। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, सबके मार्क्स को मिला के इतना मार्क्स आएगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पाया गया कि स्कोर जो है एक स्टूडेंट का गलत तरीके से लिख दिया गया, यानी कि रॉन्गली इंटर्ड एज 23 इंस्टेड ऑफ 32, यानी कि उसका स्कोर था 32 बट गलती से क्या हुआ 23 लिख दिया गया। तो अब वहां पे करेक्ट एवरेज क्या होगा। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 23 लिखना था, सॉरी 23 लिखा गया गलती से 32 के बदले, यानी कि कितना कम लिखाया, तो ये 9 कम लिखाया ना, 9 कम लिखाया, यानी कि हम इसमें 9 ऐड कर देंगे और फिर जो भी ऐड करके आएगा उसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, एक तरीका क्या है कि देखिए इस थर्ड थर्ड ये इतना एवरेज दिया गया था। ठीक है, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ प्लस या माइनस क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नया एवरेज होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे नया जो एवरेज होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि 23 लिखा गया, लिखाना था 32। ठीक है, तो बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, तो 9 से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछा गया, मार्क्स नहीं पूछा गया है। तो एवरेज पूछा गया है तो 9/13, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 13 है। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 130 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.69 के आसपास आएगा, और भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 130.69। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं इसको 1690/13 प्लस 9/13, यहाँ से भी करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें फिर 1690, यानी कि इसमें हम लोग को इस उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि simple interest and compound interest on a principal at a certain rate of interest for 2 years is 12800 and rupees 14400 respectively. What is the principal? देखिए आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मेरे सॉल्व करने से पहले उसको खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपका क्वेश्चन आप जो सॉल्व किए आप वो सही है या गलत है। ठीक है, और अगर हो सकता है कि मेरे सॉल्यूशन से आप लोगों को कुछ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले,
तो वो भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। चलिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि देखिए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना, यानी कि एसआई जो है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, वो कितना है, 12800, ठीक है। और सी आई जो है वो कितना है, 14400, ठीक है। ये दोनों, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसका जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है वो कितना है। देखिए, पहले एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए कि मूलधन है 100 रुपया, और 10% के हिसाब से वो रेट भी, 10% के हिसाब से उसका रेट है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट है। अगर हम एसआई निकालें तो पहले साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा, 10 रुपये। दूसरे साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा, वो भी 10 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों साल के लिए पूछा जाएगा एसआई, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सीआई के बारे में बात करें तो पहले साल के लिए सीआई जो होगा वो 10 रुपया होगा, यानी कि इसका 10%। दूसरे साल के लिए जो होगा ये इसका 10% होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, सिर्फ इसका इस सिर्फ 100 का 10% नहीं होगा, जो पहले साल में 10 आया था, यानी कि 100 का 10% जो 10 आया था, इसका भी 10% ऐड हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। तो इसी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, यानी कि 1 रुपया, टोटल कितना हो गया, 21 रुपया, ठीक है। ठीक है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि दोनों बराबर ही होता है, दोनों साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 20 रुपया है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपया है ना। यहाँ भी देखिए 10 रुपया ही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दूसरे साल में लगा है वही एक्स्ट्रा लगेगा, कितना लगेगा, तो 21 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 रुपया हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाए कि ये इसमें रेट क्या है, मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो रेट क्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसी देखिए ये जो पहले साल में जो इंटरेस्ट लगा था, सिंपल इंटरेस्ट, उसी का तो कुछ परसेंट, जो भी 10% था वहाँ पे, उसी का ना 10% ये सेकेंड, यानी कि दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो वही वह इसी का 10%। यानी कि हम लोग निकालेंगे कि एक जो है वो 10 का कितना परसेंट है। तो देखिए 10% था तो 10% आ गया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल में कितना का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6400, ये हो जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि दूसरे साल में कुछ एक्स्ट्रा ब्याज लगता है, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला, अब क्या करना है हम लोगों को, अब यही जो 1600 है, हम लोगों को ये पता करना है कि इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो कितना परसेंट है 1600, 1600 कितना परसेंट है 6400 का, क्योंकि ये जो 1600 है, इसी 6400 का कुछ परसेंट, जो भी परसेंट, जो भी जिस परसेंट से ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है, वही उसी इंटरेस्ट पे, उसी ब्याज दर पे ये जो है हमारा 1664 से आया है, ठीक है। तो हम लोग पता करेंगे पहले की जो 1600 है वो 6400 का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा कितना, 25, यानी कि 25% है, ठीक है। अब देखिए 25% है,
रेट पता चल गया। अब देखिए 25% किस, मान लीजिए कि कोई 100% होता है मूलधन, ठीक है, 25% क्या है, इंटरेस्ट है 1 साल का। तो वही उसी का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 6400, 25% का वैल्यू कितना है 6400, क्योंकि 100 का अगर हम 25% निकालेंगे 1 साल के लिए तो वो 25 रुपया ही आएगा। और वही 25 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, 1 साल का हमने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट कितना 6400। तो जब 25% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400 गुना 4, यानी कि 256,000। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 10%। क्या बोला गया, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए उसने 100 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 10% के हानि पे, यानी कि 90 रुपये में बेचा। इफ ही बाइज इट फॉर 30% लेस प्राइस एंड सेल्स इट फॉर ₹26 लेस प्राइस। यानी कि बोला गया यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 30% कम मूल्य मतलब कितना हो गया, 30% कम यानी कि 70 में खरीदता। पहले उसने 100 में खरीदा था, अब 70 में खरीदा है। और बेच कितने में रहा है, देखिए 26 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, तो 26 रुपये कम में बेचने पे क्या होता है कि उसे 10% का लाभ होता है। देखिए बाद में क्या था कि 70 रुपये में खरीदा, तो 10% का लाभ होने के लिए उसको क्या करना, कितने में बेचना होता, 77 रुपये में। ठीक है, देखिए पहले उसने 90 में बेचा, अब कितने में बेच रहा है, 77 में। और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि उसने 26 रुपये कम में बेचा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 90 माइनस 77 कितना हो जाएगा, 13। यही 13% का जो वैल्यू है वो कितना है, 26 है। ठीक है, यानी कि 13, देखिए यहाँ पे 13% कम में बेचा है। ठीक है, जब 13% कम में बेचा है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 26 रुपये कम में बेचा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो यही हो जाएगा, 13% बराबर जो होगा 26% हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो ये 100 रुपया है। ठीक है, यही 100 रुपया क्रय मूल्य है। तो हम लोगों को 1% का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 2, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि व्हाट, ये कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उस आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि x1, ठीक है, देखिए क्या x1, x2 एंड x3 कैन डू अ वर्क इन 90, 45 एंड 67.5 डेज। देखिए x1 क्या है, ठीक है, x1 क्या करता है 90 डेज में, x2 क्या करता है 45 डेज में, और x3 क्या करता है 67.5 दिन में कंप्लीट करता है किसी काम को। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि अगर सब तीनों ने एक साथ काम किया, काम स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन x2 ने 13.5 दिन में से 5 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने से पहले उसने 13.5 दिन पहले मतलब काम छोड़ दिया x2 ने। तो बताइए कि टोटल काम जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि हम लोगों को काम कितना करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इसका और इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 270। ठीक है, तो 90 से डिवाइड करेंगे 3 बार में हो जाएगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। ठीक है, और 67.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है कि x2 जो है वो काम खत्म होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, x2 एक दिन में कितने, देखिए यहाँ पे x1 जो है 3 दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहा है, x2 एक दिन में 6 काम कर रहा है, और x3 एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन रहता है ना तो क्या करते हैं कि 13.5 डेज यानी कि 13.5 दिन में जो पहले खत्म
खत्म होने से पहले छोड़ दिया, यानी कि ये x2 का भी काम जो है, यानी कि x2 का जो 13.5 दिन का काम है, वो भी x1 और x3 को दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पता करते हैं कि ये 13.5 दिन में x2 कितना काम करता है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अभी टोटल काम है 270, उसको हम जोड़ देंगे कितना, तो 13.5 को 6 से गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन में ये 6 काम करता है, तो 13.5 दिन में कितना काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 हो जाएगा, यानी कि 81 काम और करना पड़ेगा सबको सब मिला के। तो कितना हो गया टोटल, 351। 351 टोटल काम करना है और तीनों मिलके करेगा, तो यानी कि एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 6 काम, ये 4 काम, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 काम एक दिन में हो रहा है। टोटल काम है 351, तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे इसको कितना आ जाएगा, 27 दिन। 27 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हम लोग बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल को अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले क्या है, डिवीजन है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 504। फिर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ और यहाँ दोनों दोनों जगह, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12 के 2, और 6 तिया 18 1 19। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस का साइन और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तिया 18 के 8, बाकी 1, और 3 दूनी 6 1, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये तो अब सिंपल प्लस और माइनस का आ गया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504 प्लस 114। ठीक है, और जब इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 1 6, यानी कि 618, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सर्टेन सम बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक कोई सम है, वो 7 साल में, टाइम कितना है, अच्छा 7 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 10 साल में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये टाइम दिया गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अमाउंट, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन वो 1 है, तो उसका जो ब्याज होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 6 है ब्याज, यानी कि टोटल कितना हो गया, 7। और देखिए ये खुद का 7 गुना हो रहा है। ठीक है, 7 गुना हो रहा है, यानी कि ये जो 7 गुना दिया गया है वो 7 गुना क्या है, इसका मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, बोला कि वही राशि जो है खुद का 7 गुना हो जाता है, तो 7 गुना यानी कि 7 हो जाता है, 1 था पहले और 7 हो गया, तो उसमें ब्याज कितना मिला हम लोगों को, 6 रुपया। ठीक है, अब बोला गया है कि ये 20 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये जो है 20 साल में ये खुद का कितना गुना हो जाएगा, यानी कि फिर से मिश्रधन पूछा गया कि मिश्रधन इसका कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो एस आई कितना है, 6 है, पी कितना है, 1 है, आर नहीं पता है, और टी 10 पता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60%। यही 60% के हिसाब से बोला गया है कि अगले 20 साल में वो खुद का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए रेट कितना है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे दूसरे कंडीशन के हिसाब से। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को 1 ही मानेंगे, 1 हो गया, रेट कितना है, 60 है, टाइम 20 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18।
ठीक है, ये 18 गुना नहीं होगा ऑप्शन में। एक मिनट जरा सा। अच्छा, यहाँ पे 18 नहीं है, 12 है। ठीक है, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए, और देखिए ये खुद का 12 गुना नहीं हो रहा है, इसका ब्याज 12 गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि ये खुद का कितना गुना हो जाएगा। तो खुद का कितना हो जाएगा, जब प्रिंसिपल 1 है, ब्याज 12 आया, तो टोटल कितना हो जाएगा 13। यानी कि ये खुद कितना हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा। यानी कि खुद का 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि अ मैन बायस 35 मैंगोज फॉर रुपीज। 1 रुपये में 35 आम मिल रहा है। देखिए कितना सस्ता आम है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, 1 रुपये में 1 रुपये में कितना आम है, 35, 35। अब क्या बोला कि हाउ मेनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर अ रुपी। यानी कि 1 रुपये में कितना आम उसे बेचने होंगे, ताकि सो डैट देयर इज अ लॉस ऑफ 30%, कि उसे 30% का लॉस हो। अब देखिए, अगर इस तरह से हमको प्रॉफिट लॉस पता करना हो, तो हम लोग रुपये में पता नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि एक आम का, यानी कि एक आम का कितना दाम है। तो एक आम का कितना दाम है यहाँ पे, 1/35 रुपया दाम है। ठीक है, कितना है, 1/35 रुपया। हम लोग क्या करते हैं, एक आम का यानी कि एक यूनिट का पता करते हैं कि उसका दाम कितना है। ठीक है, एक एक रुपये से अगर करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि इसका ये कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपया लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग एक आम का पता करेंगे। जैसे हम लोग अगर कुछ खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं, 1 केजी का पता करते हैं, एक पीस का पता करते हैं, एक पैकेट का पता करते हैं कि इसका इस एक पैकेट का दाम कितना है, और इस दुकान में इस पैकेट का दाम कितना है, दूसरे दुकान में इस पैकेट का दाम कितना था। तो उस हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि हाँ, हमको कहाँ सस्ता कहाँ महंगा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आ, रुपीज़ में पता करते हैं। 1 रुपीज़ का वैल्यू नहीं पता करते। हम लोग क्या करते हैं, 1 केजी का, एक यूनिट का पता करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक आम का पता करेंगे कि एक आम का दाम कितना है। तो 1/35 रुपया है। ठीक है, देखिए अब अगर इतना में किसी ने खरीदा, ठीक है, 1/35 रुपये में एक आम को खरीदा, तो अगर इसे 30% का लॉस चाहिए, तो 30% का लॉस के लिए इसको 70% पे बेचना होगा इसी को। ठीक है, 70% में बेचेगा तो यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 1/50 रुपये में एक आम को बेचना पड़ेगा। 1/35 में खरीदा और 1/50 में बेचा, तो 1/35 जो है 1/50 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी कि नुकसान तो हो रहा है। यानी कि एक आम को, ठीक है, एक आम को उसने 1/50 रुपये में खरीदा। इसका मतलब कि 50 आम का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी कि 50 आम 1 रुपये में अगर वो बेचेगा, तो उसे 30% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा गया, यानी कि 50% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया कि अ बस लेफ्ट 60 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। एक बस है जो कि अपने शेड्यूल टाइम, ये जो भी उसका टाइम है, उससे 60 मिनट बाद वहां से स्टार्ट होता है, वहां से चालू होता है, वहां से खुलती है। ठीक है, रवाना होती है। देखिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा वो लेट है। ठीक है, अब देखिए, बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर अवे इन टाइम, यानी कि लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय
पर पहुंचने के लिए इट हैड टू इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है। यानी कि देखिए, और पूछा गया कि बस की सामान्य चाल कितनी है। देखिए 1 घंटा वो लेट है। पूछा गया कि अगर मान लीजिए उसे 300 किलोमीटर जाना है और उसे समय पे पहुंचना है, तो समय पे पहुंचने के लिए क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाया गया। ठीक है, जो भी उसका स्पीड था उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा कर दिया गया, तो वो सेम समय पे यानी कि सही टाइम पे पहुंचा। तो बस का जो पहले स्पीड था वो कितना था। ठीक है, जो बस का जो सामान्य चाल था वो कितना था। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि बस का सामान्य चाल x था। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए बस का सामान्य चाल x है, तो पहले उसको कितना टाइम लग रहा है, 300/x। इतना टाइम लग रहा था पहले के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अब जो है, यानी कि अब जो टाइम लग रहा है कितना, 300/x+10। x+10 क्यों, क्योंकि अब जो स्पीड है वो x+10 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया। पहले x था, अब इतना हो गया। ठीक है, ये जो टाइम है, इस टाइम से कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 घंटा लेट से चला, यानी कि 1 घंटा ये कम चला ना। ठीक है, ये वाला जो है, देखिए ये जो है 1 घंटा कम चला, यानी कि इसमें अगर हम एक माइनस कर दें तो 1 घंटा, यानी कि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम में अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन से। क्वेश्चन से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि एक्स किलोमीटर पर आवर उसका यूजुअल स्पीड था, यानी कि सामान्य चाल था। तो पहले उसको कितना टाइम लगता, 300/x टाइम लगता। फॉर्मूला से स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, तो उसके हिसाब से इतना घंटा टाइम लगता। ठीक है, इतना घंटा टाइम लगता उसको जाने में। लेकिन अब क्या बोला कि 1 घंटा लेट से चल रहा है, और 1 घंटा लेट से चलने के बाद भी वो समय पर पहुंचता है, यानी कि यह जो बस है वो 1 घंटा कम टाइम ट्रेवल किया है ना। 1 घंटा कम ही चला है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही चला है, डिस्टेंस उतना ही चला है। और स्पीड देखिए उसका बढ़ा दिया गया था। जब इसी स्पीड बढ़ा दिया गया था, कितना हो गया, x+10, यानी कि अभी जो है वो कितना डिस्टेंस, ये कितना टाइम ले रहा है, तो 300/x+10 टाइम ले रहा है फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को x का वैल्यू यानी कि सामान्य चाल पता करना है। अब देखिए इसको हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में जो जो वैल्यू दिया गया है उसको उसको पुट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो x के बदले अगर हम 60 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 300/70, यानी कि ये 300/7 और ये 4 दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए हम लोग 40 भी रखेंगे तो हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा। 50 रखेंगे तो देखिए, 50 रखेंगे तो क्या होगा, 300/50 - 1 कितना हो जाएगा, ये कट के कितना 6 हो जाएगा, और -1 5। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300/50 + 10, यानी कि 300/60, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। देखिए ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि हमारा दोनों इक्वेशन, मतलब ये जो दोनों LHS और RHS है वो दोनों सेम आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। क्योंकि देखिए जब अगर अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। बस क्या होता है कि ये इक्वेशन बनाने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया है और सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला रूल है बोर्ड मास को जानना। ठीक है, तो बोर्ड मास को जानना है तो आप लोग बोर्ड मास को जानते ही होंगे। ठीक है, उस बोर्ड मास को अप्लाई करके हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 443 माइनस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 56। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 221 यानी कि -122, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया देखते हैं। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पीपल इन प्रोपोर्शन इज 357, यानी कि एक 3 है, 5 है, 7 है, प्रोपोर्शन में दिया गया, रेशियो में दिया गया। ठीक है, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 87, 6 साल पहले बोला गया है कि तीनों का जो एज था उसको सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 87 आ रहा था। तो बोला गया कि उस उन लोगों का प्रेजेंट एज पता करना है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज अभी कितना एज है। देखिए, अगर 6 साल पहले इतना एज था तीनों का मिला के, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 18, अभी अगर पूछा जाए कि तीनों का मिला के कितना एज होगा, तो तीनों को मिला के 18 साल बढ़ जाएगा। 18 साल क्यों, देखिए, एक का 6 साल, दूसरे का भी 6 साल ऐड होगा और तीसरे का भी 6 साल ऐड होगा, यानी कि तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 18 साल ऐड हो जाएगा अभी। ठीक है, यानी कि इसका जो नया अभी अभी का जो एज होगा सब मिला के वह कितना हो जाएगा, 87 प्लस 18, यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, और अभी का रेशियो देखिए दिया गया है कितना, 357, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7, इसी का वैल्यू दिया गया है 105, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15 बराबर 105। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 बराबर 7। अब पूछा गया अभी का एज, देखिए 3 है तो 3 का हो जाएगा 21, ये सॉरी, ठीक है, 5 है तो 5 सते 35 और 7 सते 7 सते 49, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। क्या बोला गया, पृथ्वी हैज पेयर्स एंड पीचेस इन द ऑर्डर इन द रेशियो 10:3। 10:3 में पृथ्वी के पास, ठीक है, पीच, ये पियर्स और पीचेज है। ठीक है, और यानी कि नाशपाती और आड़ू, ये दोनों का रेशियो दिया गया है। सेलिन हैज पियर्स एंड पीचेज इन द रेशियो 7:9, तो सेलिन के पास कितना है, 7:9 में। और विक्रम के पास देखिए कितना है, 5:7, विक्रम के पास कितना है, 5:7 में दिया गया। अब बोला गया किसके पास ग्रेटर रेशियो है, पियर्स और पीचेस का। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोगों को ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5/7। तो बोला गया कि सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, कैसे पता करते हैं, यानी कि हम लोगों को इनडायरेक्टली ये पूछा गया कि इस तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। देखिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ये हो गया, 7/9 हो गया और 5/7 हो गया। देखिए पहले क्या करते हैं कि दोनों में डिफरेंस देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखिए डिफरेंस ज़्यादा और क्या है, तो डिनोमिनेटर बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और डिफरेंस ज़्यादा है
तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 3 का डिफरेंस है, इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे पूछा कि सबसे अधिक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए दोनों, ये दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए कि दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम हो, तो क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये सेलिन, सेलिन का जो होगा वो रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, 7/9 ज़्यादा हो जाएगा 5/7 से, ठीक है। या एक और तरीका है, अगर इस दोनों में पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 9×5 = 45, ये हो जाएगा 4×7 = 49। तो ये देखिए फिर से वही 7/9 बड़ा हो जाएगा, यानी कि सेलिन, सेलिन का है ये रहा। सेलिन के पास सबसे ज़्यादा अनुपात में नाशपाती और आड़ू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 35 to the power 29 इज डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये जो है, ठीक है, अगर 10 से डिवाइड, इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, आप सोच सकते हैं कि किसी नंबर जैसे 49 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई भी नंबर है, जिस कोई भी नंबर है, अगर उसको ये 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट पे आएगा नंबर, यूनिट डिजिट जो उसका होता है वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 143, ठीक है, इसका भी, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 143 को, तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आ, ये इसका लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, इसका लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, यानी कि 43। अगर हम 100,000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, उतना हमको नहीं जानना है, हम लोगों को बस 10 के बारे में जानना था, जो कि हम लोगों ने जान लिया। यानी कि हम लोगों को इनडायरेक्टली इसमें क्या पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट पता चल जाए तो हम लोग उसका रिमाइंडर भी बता सकते हैं, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे यूनिट यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर आता है। ये तो आप लोग जान चुके होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे 35 to the power 29 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिए 5 पे पावर 1 हो, 5 पे पावर 2 हो, 5 पे पावर 3 हो, हम देखिए यूनिट डिजिट के यहाँ इसके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। 5 पावर 4 है, 5 to the power 5 है, कुछ भी रहे, यहाँ पे देखिए सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर 5 के अलावा अगर कुछ रहता तो जैसे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पावर 5, देखिए यहाँ पे ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये फिर 32, ठीक है। ये देखिए 4 के बाद ये रिपीट करेगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4, उसके बाद फिर 2 आ गया, ठीक है। वैसे सब हर एक डिजिट में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, ठीक है। वो आप लोग इस तरह से बना करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कितना कितना टाइम के बाद रिपीट करेगा। हाँ लेकिन ये है कि अगर 4 के बाद देखा जाए तो सब में रिपीट करेगा ही, जैसे देखिए 1 2 3 4, पाँचवा में देखिए फिर से यही वाला आ गया, ऐसे ये इसमें तो सब सेम ही है, लेकिन पाँचवा में ये वाला आ गया, ठीक है। यानी कि 5 पे पावर हम कुछ भी दे दें तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। और जब यूनिट डिजिट 5 आया तो 10 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 800 to 720, 800 से 720 हो गया है कम होके, तो डिक्रीज क्या है, यानी कि ड्रेस के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि 800 रुपया दाम था, 720 रुपया हो गया, तो कितना का डिस्काउंट है, कितना का डिक्रीज है। तो देखिए दो तरीके से बना सकते हैं इसको।
एक तो डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 720 जो है वो 800 का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है यहाँ पे? 90%। टोटल होता है 100%। अब 90% में बेचा जा रहा है, यानी कि 10% का डिस्काउंट या फिर बोल सकते हैं कि 10% का कमी आ रहा है। या एक और तरीका जो सिंपल तरीका है वो क्या करेंगे कि देख लेंगे कितना कमा, तो 80 रुपया कमा, कितना तो इसका परसेंट निकालेंगे कितना परसेंट कमा, इस तरह से, क्योंकि 800 में ही कम रहा है तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पे 10%। ठीक है, तो दोनों तरीका सही है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन आता है, तो जहाँ पे जिस तरह से आपको आसान लगे वो मतलब उस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 10% कमी आया, 10% ऑप्शन नंबर, एक मिनट मिनट रुकिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 10% है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है? देखिए, यानी कि उस गोले का क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² होता है फॉर्मूला, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, गोले का। तो 4 × 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। आर का वैल्यू देखिए 3.5 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे इससे तो 11 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 4×2 = 14 हो जाएगा। 14 × 11 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि फिर से एक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने पहले ही बोला है एक बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, ये दूसरा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको दोनों को अलग अलग तरह एक ही साथ अलग अलग स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ये 48 है, -20 - 8, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड, 4 × 3 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जो कि 3 ही दिया गया है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। और देखिए जीडी का जो लेवल है वो ईजी ही लेवल रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, ऐसा नहीं कि 20 में 20 क्वेश्चन अब बन ही जाएगा, हो सकता है बन भी जाए, लेकिन 20 में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि जो बन जाना चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 10th लेवल का क्वेश्चन होता है। ये जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का वो 10th लेवल का है, तो उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? देखिए सोनू जो है वो एक अकेले काम को 125 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सोनू क्या है, वो एक अकेले काम को मतलब एक काम को अकेले 125 दिन में कर सकता है। और मोनू क्या है, उसे 335 दिन में, सॉरी 250 दिन में कर सकता है। मतलब एक मेज को बनाना है, तो मेज जो है वो सोनू 125 दिन में और मोनू 250 दिन में कर सकता है। तो सोनू, अब देखिए क्या बोला कि मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। तो मोनू क्या करता है, काम शुरू किया, 75 दिन तक काम किया। सोनू से इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, कि सबसे पहले ये पता करते हैं कि टोटल काम हम लोग कितना करना है। यानी कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 250। यानी कि ये सोनू है एक दिन में 2 मेज बनाता है, मतलब 2 काम करता है, और मोनू जो है एक दिन में 1 काम करता है। इससे डिवाइड कर देंगे, 100 मतलब 125 से हम 250 को डिवाइड करके ये आ जाएगा 2, उसी तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब देखिए मोनू क्या है 75 डेज काम करता है, यानी 75 डेज में 75 वर्क, यानी कि 75 काम किया, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है। तो देखिए 250 काम था टोटल, ठीक है, 75 काम उसने कंप्लीट कर लिया, बचा कितना 175 काम बचा। अब इसी बचे काम को सोनू कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में वो 2 काम करता है, तो टोटल काम को कितना दिन लगाएगा? 175/2, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 87.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि 87.5 हो जाएगा, जो कि सोनू बचे हुए काम को पूरा करता है इतने दिन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया डिस्काउंट का। क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य है 11800 और उसको इतने में बेचा गया। ठीक है, जो डिस्काउंट, अब बोला गया कि इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है। अब देखिए डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्क प्राइस पे ही मिलता है। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट है, तो देखिए कितना डिस्काउंट है, इसको सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये 2104, यानी कि 4012 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। और कितने रुपये में? 11,800 रुपये में डिस्काउंट दिया गया, यानी कि परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से परसेंटेज निकालने हम लोगों को आता है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये 2 से कटेगा 59 और ये 2 से कटेगा 2006। अब देखिए यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसको कटा नहीं सकता, डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा। और देखिए डिवाइड करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है कि एक होल नंबर दिया गया, यानी कि पॉइंट में नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 9 के टेबल में कितने बार में यूनिट डिजिट में 6 आता है, तो 4 बार होता है, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन में हमारा एक ही जगह दिया गया है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, यानी कि 34। और कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको 34 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, वो जो 2006 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया कि मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस जो है अगर 100 रुपये है, ठीक है, अगर सीपी 100 रुपये है तो एमपी कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस ज़्यादा है। बोला गया है कि अगर चेयर को 220 रुपये में बेचा गया, किसके, 20 रुपये के डिस्काउंट पे। अब देखिए 220 में बेचा गया, डिस्काउंट कितना दिया गया, 20 रुपये, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस था कितना था, 240 रुपया था। और क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस कितना है, 120, यानी कि 120 का ही वैल्यू 240 है, यानी कि एक का वैल्यू कितना, 2, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब क्या है कि उसका जो सीपी था वो 200 था और उसको उसका जो एमपी था वो 240 था। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, एक नोट रखिए। हाँ, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए 200 का उसने खरीदा, 240 तो मार्क प्राइस है, लेकिन इसमें बेचा नहीं जाता है ना, बेचा गया है 220 में। तो आप देख सकते हैं कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 200 दाम था उसका, बेचा गया 220 में, यानी कि 20/200 गुना 100, यानी कि 10%। कितना, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया कि विक्रम स्कोर्स 32% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाय 15 मार्क्स। विक्रम क्या करता है, 32% एग्जाम में मार्क्स लाता है
और 15 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर इसमें 32% में अगर इसको 15 नंबर और आ जाता तो उसको उतना मार्क्स आता कि वो पास हो जाए। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब क्या बोला गया, इफ ही स्कोर्ड 57%, अगर उसने 57% स्कोर किया होता, या अगर वो 57% स्कोर करता है, तो उसे पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा मिलता है। यानी कि अगर 57% में हम 10 नंबर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये फिर से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और देखिए ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से हम लोगों को क्या मिलेगा कि 25% जो होगा, देखिए परसेंट वाला और परसेंट वाला के एक साथ, और ये नंबर वाले को नंबर वाले के साथ एक साथ। ठीक है, तो 25% जो होगा वो 25 नंबर के इक्वल होगा। जब 25% जो है 25 नंबर के इक्वल, तो 1% जो है वो 1% जो है 1 नंबर के इक्वल। ठीक है, अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, परीक्षा यानी कि व्हाट शुड बी द परसेंट पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स पूछा गया। पासिंग मार्क्स देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से निकाल सकते हैं। देखिए 1% बराबर 1 मार्क्स, तो 57% बराबर 57 मार्क्स, और 10 नंबर कम यानी कि 47, यानी कि 47 नंबर कोई आएगा तो वो क्या करेगा, पास हो जाएगा, और 47 नंबर ही पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है और ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो अगर ऐसा है तो आप लोग वीडियो को फिर से देखने के लिए, नए वीडियो फिर से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।